तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन। तो आज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर मेहुल, जिन्होंने बहुत से इंटरनेशनल हॉरर लोकेशंस को भी कवर किया है। तो मेहुल, हमारे दर्शकों के साथ जरा अपने कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जिसको सुनकर दर्शकों के साथ साथ हम सबके भी रोंगटे खड़े हो जाए। बिल्कुल चेतन, मैं आपके साथ अपना कल रात का ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मेरी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। जी बताइए। एक्चुअली कल की उस हॉन्टेड लोकेशन पर जाने से पहले ही मुझे कुछ साइंस मिलने शुरू हो गए थे। माँ ने भगवान की आरती की तो पूजा की थाली माँ के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मंदिर में भगवान के सामने जल रहा दिया भी अचानक से बुझ गया। माँ तो पहले ही मेरे इस काम से बहुत डरी हुई रहती है, और जब ये हुआ तो माँ और ज्यादा घबरा गई। बेटा, आज तू कहीं मत जा। भगवान भी बार बार यह आदेश देकर तुझे वहाँ जाने से रोकना चाह रहे हैं। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। बेटा, तू उस जगह पर मत जा, वो ठीक नहीं है। अरे माँ, तुम तो इस तरह से डर रही हो जैसे मैं पहली बार किसी हॉन्टेड लोकेशन पर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन फिर भी मैं माँ से बहस करके कुछ देर बाद घर से निकल गया। उस समय तकरीबन रात के 11:30 बज चुके थे। मेरे घर से वो हॉन्टेड लोकेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिस्टेंस पर थी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और हमेशा की तरह अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट सुनता हुआ लोकेशन के लिए निकल गया। ड्राइव करते मुझे थोड़ी देर ही हुई थी, लेकिन कल रात पहली बार मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने सोचा कि घर वापस चला जाऊं, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स से उस लोकेशन पर जाने का प्रॉमिस किया था, तो मैं वापस नहीं जा पाया। लगभग पौने घंटा ड्राइव करने के बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से चलते चलते बीच रास्ते में ही मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। आसपास का एरिया बिल्कुल सुनसान था। ऐसे में अब मैकेनिक तो मिलता नहीं, तो मैं पैदल ही आगे बढ़ने लगा। मैं फोन में लोकेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा था कि न जाने क्यों अचानक मेरा फोन हैंग होने लगा। अरे यार, अब मैं लोकेशन पर कैसे पहुंचूंगा? इस फोन को भी ऐसी जगह पर हैंग होना था। मैं खुद से ऐसा कह रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। ऐसे सुनसान इलाके में अगर तुम्हारे कंधे पर कोई अचानक अपना हाथ रख दे तो एक पल के लिए तो हमारी सांसें ही रुक जाएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो गई। हिम्मत करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े आदमी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उन्हें देखकर मैं थोड़ा शांत हुआ। अरे काका, क्यों इतनी रात को ऐसे डरा रहे हो? आपके चक्कर में अभी हार्ट फेल हो जाता मेरा। चला जा यहाँ से। इतनी रात को इस इलाके में तू क्या करने आया है? पता है ना वो भूतिया हवेली है यहाँ पर। अगर उसकी चपेट में आ गया तो जिंदा लौट कर नहीं जा पाएगा। काका, उसी हवेली का रास्ता तो जानना है मुझे। बताओ ना, किधर है वो हवेली? मरना चाहता है क्या? एक बार कहा ना तुझे, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तो भी मारा जाएगा उन सब की तरह। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी अपनी गर्दन हिलाते हुए आगे की ओर निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही मुझे वो हवेली नजर आई। रात के अंधेरे में भी वो हवेली इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो दिन की रोशनी में आप सोच ही सकते हैं कि वो हवेली कितनी शानदार लगती होगी। मैं पीठ पर टांगे अपने बैग को कसते हुए उस हवेली पर पहुंचा। मैं अंदर जाने के लिए मास्टर की से गेट खोलने लगा तो मैंने देखा कि गेट पर बहुत सारे ताबीज और न जाने कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। मैंने उन ताबीजों को हटाने के लिए जैसे ही उन्हें छुआ तो मुझे एक अजीब सा झटका लगा, जैसे अभी अभी कुछ मेरी बॉडी से निकलकर आर पार हो गया हो। मैं एक बार को थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करते हुए उन ताबीजों को हटाया और मास्टर की से लॉक खोलकर हवेली के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर पहुंचा, मेरे शरीर पर मुझे बहुत भारीपन सा महसूस होने लगा और एक बड़ी सी अजीब सी बदबू पूरी हवेली में फैल गई।
वो बदबू इतनी बुरी थी कि मेरी सहन के बाहर हो गई थी। यार कितनी गंदी बदबू है। अगर थोड़ी देर में यहाँ ऐसे ही रहा तो पक्का मुझे उल्टी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, रुमाल पर परफ्यूम लगाकर उसे बांध लेता हूँ। मैंने अपने रुमाल पर परफ्यूम लगाया और उसे चेहरे पर बांध लिया। मैं हवेली के कमरों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ा। तभी मुझे वहां किसी औरत की पायलों की आवाज सुनाई दी, जैसे अभी अभी कोई औरत बड़ी ही तेजी से मेरे पीछे से भाग कर गई हो। तब तो आप ऑब्वियसली काफी ज्यादा डर गए होंगे। अरे मेरी तो मानो आत्मा ही एक पल के लिए मेरे शरीर से निकल गई। मैंने थोड़ी हिम्मत की, पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई इस वक्त मेरे साथ यहाँ जरूर है। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं आज तक न जाने कितनी हॉन्टेड लोकेशंस पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हूँ, लेकिन कल रात मेरे साथ जो हुआ वो मैंने पहले कभी फील नहीं किया। मैं सब कुछ इग्नोर करके सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। वहाँ सीढ़ियों पर उस हवेली के पूर्वजों की फोटो लगी हुई थी। मैं उन पर फोकस करके उन्हें अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन उस दीवार पर लगी सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए। मतलब मेरी पूरी बॉडी उस टाइम बहुत बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या था उस फोटो में? वो फोटो उसी बूढ़े आदमी की थी जो मुझे हवेली के पास मिला था और बार बार मुझे हवेली के पास जाने से मना कर रहा था। उस फोटो को देखकर मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा और वापस अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही वहां से जाने के लिए नीचे उतरने लगा, तभी किसी ने सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पैरों को पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आकर गिरा और मेरा सर सीढ़ी के कोने से टकरा गया। ये देखिए निशान। हाँ भाई, काफी तेज चोट लगी आपको तो। देखो जरा। नहीं प्लीज, टच मत करना, पहले ही बहुत दर्द है इसमें। ओके प्लीज कंटिन्यू। मुझे माथे पर चोट लगी तो मैंने हाथ लगा के देखा, हल्का खून निकल रहा था। मैंने अपने बैग से कपड़ा निकाला और खून को साफ करने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत मेरे कान के पास आकर बड़े ही भयानक तरीके से हंसती हुई मेरे सामने से कहीं गायब हो गई। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं जितनी तेज चल सकता था उतनी तेज चलता हुआ मेन गेट की तरफ पहुंचा, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे को हाथ लगाया, वैसे ही एक बहुत भयानक औरत अचानक मेरे सामने आ गई। उसने लाल रंग की पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद और वही गंदी बदबू उसके अंदर से आ रही थी। उसे अपने सामने देखकर मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और सोचा इसे नज़रअंदाज करूंगा तो शायद यहाँ से निकल पाऊं। लेकिन तभी वो औरत मुझे बड़े ही भयानक तरीके से देखते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर मैं अपने कदम पीछे की ओर लेने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई पीछे से मेरी शर्ट को पकड़कर खींच रहा हो। मैं और ज्यादा डर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 7-8 साल की बच्ची बड़ी ही भयानक मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली और पूरा चेहरा कटा फटा हुआ था। मैं उसके चेहरे से अपनी नजर चुरा रहा था। तभी वो भागकर उसी औरत के पास चली गई और उसके साड़ी के पल्लू के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। वो दोनों एक टक मुझे ही देख रही थी। मैं इतना तो समझ गया था कि इनकी आत्मा अब मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। तो फिर आपने क्या किया? आप कैसे वहां से बाहर आए? एक्चुअली मैं ऐसी जगहों पे जाता रहता हूँ तो कुछ चीज़ें अपने पास रखता हूँ। मुझे एकदम से याद आया कि एक बार एक तांत्रिक बाबा ने मुझे इन चीज़ों से रक्षा के लिए एक ताबीज़ दिया था। मैं अपने बैग में उस ताबीज़ को ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस ताबीज़ को अपने हाथ में लिया, तभी उस बच्ची ने उसकी तरफ देखकर एक फूंक मारी और बड़े ही डरावने तरीके से मुझे घूरने लगी और उसी वक्त वो ताबीज़ जलकर राख हो गया। ओह माय गॉड! फिर क्या हुआ? फिर वो दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से जा चुका था। उन दोनों ने मेरे पीछे की ओर किसी को इशारा किया और कोई अदृश्य शक्ति मुझे घसीटती हुई हवेली के एक अंधेरे कमरे में ले गई। मेरा कैमरा और लाइट उस रूम के बाहर ही गिर गए। रूम में बस मेरी लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों आत्माएं हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ आ रही हैं। फिर मैंने हिम्मत की और हवेली का गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जाम हो चुका था कि
मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे खोल नहीं पाया। तो मैं तुरंत ही सीढ़ियों से चढ़ता हुआ हवेली की छत पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर वो दोनों मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी मुझे वहां पर वही पायरों की आवाज सुनाई दी। मैंने सामने देखा तो वो औरत हवा में उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। तभी मुझे नीचे की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। अंकल, मेरे पास आओ ना, यहाँ मैं अकेली हूँ। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मुझे आपके साथ रहना है, यहाँ आओ ना। उसकी आवाज को सुनकर मैं जैसे सम्मोहित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे छत से कूद गया। जमीन पर मेरा खून फैल गया और थोड़ी देर तड़पने के बाद मेरी मौत हो गई। क्या मतलब तुम मर चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कल रात को ही मर गया था। मेहुल के ऐसा कहते हुए वो किसी भयानक आत्मा के जैसा हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना मुर्दा लोगों और आत्माओं को देखने वाले लोगों की कहानियां सुनने और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने का। तुम्हारी आज की इस वीडियो में भूत से असली सामना कैसे होता है और भूत क्या कर सकता है सभी देख लेंगे। इतना कहकर मेहुल की आत्मा चेतन को मारने के लिए उसकी ओर झपटने लगा। तभी कैमरामैन ने जल्दी से उस रूम में रखे माता रानी के सिंदूर को मेहुल की आत्मा पर फेंक दिया, जिससे उन सब की आंखों के सामने मेहुल की आत्मा एक जोरदार डरावनी आवाज के साथ वहां से गायब हो गई। और इस हादसे से सहम चुके चेतन ने जब कुछ दिन बाद पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को देखा तो वो निशब्द रह गया, क्योंकि वीडियो में सिर्फ चेतन ही दिखाई दे रहा था, जो कि अकेले ही अपने सामने वाली खाली कुर्सी की तरफ देखकर बातें कर रहा था। मेहुल इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था, इसलिए वीडियो में सिर्फ चेतन की ही रिकॉर्डिंग हुई थी। देश में कोरोना की दस्तक के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए रेलगाड़ी का स्लीपर कोच पूरा खाली पड़ा हुआ था। रेलगाड़ी को छूटे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ हवा में बातें करती बढ़ी जा रही थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ट्रेन के स्लीपर कोच में अपनी बर्थ के पास बैठा हुआ आदमी बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट के साथ सफेद पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पूरे कोच के खाली होने पर भी वो आधी रात को अकेला अपनी बर्थ पर बैठा हुआ एक अजीबोगरीब सी किताब के पन्ने पलट रहा था। इस डरावने माहौल में वो जो किताब पढ़ रहा था वो किसी पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। आसपास के माहौल से बेखबर वो अपनी किताब में खोया हुआ था। कुछ देर बाद कोच में किसी के ट्रॉली बैग खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। अपनी किताब से नजर हटाकर उसने सामने देखा। अचानक ही कोच की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और बाहर की बिजली के कड़कने की तेज आवाज भी सुनाई देने लगी। तेज हवा के कारण एकाएक खिड़की पर लगा कांच टूटकर कोच में बिखर गया। टूटे हुए कांच में से एक काला साया तेजी से अंदर आया, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। अगले पल ठीक से देखने पर पता चला वो साया कुछ और नहीं बल्कि एक काला कौवा था। ट्रेन के अंदर का माहौल सचमुच बहुत रहस्यमय सा होता जा रहा था। तभी सामने से एक लड़का ट्रॉली बैग खींचता हुआ ठीक उसकी सीट के सामने आकर रुका और वहीं पर सामान एडजस्ट करके बैठ गया। चलती हुई ट्रेन में किसी सहयात्री का अचानक दिखाई पड़ना, वो भी जब पूरा डिब्बा खाली हो। किताब पढ़ता आदमी थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी आंखों के आगे से किताब को नीचे कर सहयात्री की ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई। हाय, मैं अभिनव। हाय, मैं श्याम। आप अचानक यहाँ? जानबूझकर श्याम ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओह यस, एक्चुअली मैंने लास्ट मिनट पर ट्रेन ली तो मैं पीछे वाली बोगी में चढ़ गया था। टीसी ने कहा कि आप अपने कोच में जाकर बैठो, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। उस सन की टीसी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। अभिनव की बात सुनकर श्याम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से अपना ध्यान किताब की ओर लगा दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अभिनव ने श्याम से अगला प्रश्न किया। आप ये किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप इन सब बातों में मानते हैं? क्यों, आप नहीं मानते क्या?
ये किताबों में छपने वाले किस्से कहानी पढ़कर तो मुझे हंसी आ जाती है। इनको लिखने वाले अधिकतर वे लोग होते हैं जिन्होंने वास्तव में कभी प्रेत का सामना किया ही नहीं होता। आपने ये किताब पढ़ी है? बिना पढ़े ही आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लेखक ने जो लिखा है सब कोरी कल्पना है? मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्चाई में प्रेत कैसे होते हैं। वास्तव में छलावा क्या होता है जानना चाहेंगे? क्या वाकई आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? शाम की बात सुनकर अभिनव ने रहस्यमयी सी मुस्कान दिखाते हुए अपने पास रखी थर्मस के ढक्कन को खोला और चाय को 2 कपों में उड़ेलकर एक कप शाम की ओर बढ़ा दिया। अभी रात के 2 बज रहे हैं। ये प्रेत काल चल रहा है। इस समय मैं बाहर का कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। शाम की बात सुनकर चाय के कप से सुड़कियां लेते हुए अभिनव ने कहना शुरू किया, मैं सिटी हॉस्पिटल में मुर्दाघर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। यूँ तो मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे खत्म हो जाती है और मैं मुर्दाघर में ताला लगाकर अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। लेकिन उस रात सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मुर्दाघर में कई सारी डेड बॉडीज लाई गई थी। सारी फॉर्मेलिटीज होते होते रात के तकरीबन 1 बज गए थे। हॉस्पिटल वैसे भी शहर से बाहर बना हुआ है। रात के 1 बजे जब मैं घर जाने के लिए निकला तब सब सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। हॉस्पिटल से मेरे घर जाने वाली सड़क पर कोहरे के बादल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ा कि एक काली बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई मेरी बाइक के आगे आ गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरी बाइक के नीचे आ ही गई। दुखी मन से मैं बाइक के नीचे उतरा, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा मैं हैरान रह गया। मेरी बाइक के नीचे तो क्या, आसपास भी कोई बिल्ली नहीं थी, न ही मेरे टायर में खून जैसा कुछ था। अपनी खुली आंखों से मैंने बिल्ली को टायर के नीचे आते देखा था, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई। सकपकाता सा मैं वहां से उठा और अपनी बाइक को तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। मेरी मोटरसाइकिल तेज स्पीड में कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर में मैं मेन रोड पार करके जंगल से होकर गुजरने वाली रोड पर पहुंच गया था। अचानक ही ना जाने कहां से मेरे चेहरे पर एक सफेद रंग की चादर आकर लिपट गई। मैं बिल्कुल घबरा गया और इसी घबराहट में मेरी बाइक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही मैं नीचे से उठा वो चादर गायब हो चुकी थी। मैंने यहाँ वहां देखा पर मेरे अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मुझे हल्की चोटें आई थी पर फिर भी अपनी चोट की परवाह न करते हुए मैं उठकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। उसी पल मैंने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा कोई सफेद सा साया जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा है मेरी ओर आ रहा था। एक ही पल में वो साया बिजली की सी तेजी से मेरी ओर बढ़ा और ठीक मेरे पीछे पहुंच गया। घबराकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तो उस ठंडी रात में भी मैं पसीने पसीने होने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि कोई छलावा मेरे साथ चल रहा है। किसी तरह अपनी धड़कन पर काबू करते हुए मैंने बाइक स्टार्ट की। तभी वहीं सफेद कपड़ों और खून टपकते चेहरे वाला साया मेरी बाइक के ठीक सामने दिखाई देने लगा। स्पीड ज्यादा होने के कारण मैं ब्रेक नहीं लगा सका और मेरी बाइक उसके शरीर के आर पार निकल गई। मुझे कपकपी छूट रही थी। अब तो मैं भगवान से किसी भी तरह वो सुनसान जंगल पार कराने की विनती करने लगा। लगभग 300 मीटर आगे बढ़ा हुआ कि एक लड़की जीन्स टॉप पहने हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किए मुझे देखकर हवा में हाथ हिलाने लगी। पास में एक स्कूटी जमीन पर गिरी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा लड़की शायद मुसीबत में है, इसलिए मैंने बाइक रोक दी। अब प्लीज मुझे सिटी एरिया तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाया और उसे अपने पीछे बिठा लिया। लड़की भी बड़ी आराम से बाइक के पीछे बैठ गई। अब मैं 1 से 2 हो गया था। वो कहते हैं ना कि 1 से भले 2, इसलिए डर भी थोड़ा कम लग रहा था। माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए मैंने लड़की से अगला प्रश्न पूछा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? मैं कुछ जरूरी काम से लगभग 10 बजे घर से निकली थी। तो फिर तब से यहीं खड़ी हुई हो? अब तो लगभग 2 बज रहे हैं। हाँ, जंगल में मेरी स्कूटी के सामने न जाने कहां से 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए। उन्हें बचाते बचाते मेरी स्कूटी एक पेड़ से जाकर टकराई। तेज स्पीड होने के कारण मेरी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। ओह माय गॉड, लगता है ये जंगल रात में सेफ नहीं है। मेरा भी कुछ आपके जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है अभी। चलो, थैंक्स टू गॉड कि स्कूटी के परखच्चे उड़ने के बाद भी आप सही सलामत हैं। तुमने स्कूटी के पास मेरी खून से सनी हुई
लाश नहीं देखी थी क्या? उस लड़की की बात सुनकर मेरा डर के मारे खून जम गया था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने साइड मिरर से पीछे की सीट की तरफ देखने की कोशिश की। मेरी बैक सीट बिल्कुल खाली थी। मैं जिससे अभी तक बातें कर रहा था वो वास्तव में थी ही नहीं। अगले ही पल मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं लगभग अपनी चेतना खोने ही वाला था कि मेरे कानों में कुछ गीला सा स्पर्श हुआ और ऐसा लगा कि कोई सामने खड़ा होकर मुझे पुकार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं होश में हूं या बेहोश। मेरे कानों में आती अभिनव की भयानक डरावनी आवाज और वो सफेद कपड़े वाले साए को मैं खुली आंखों से महसूस कर सकता था। इतना सब देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। आप तो बड़े अनुभवी और जानकार आदमी निकले। आपका अनुभव वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। आपने तो खुली आंखों से प्रेत को देखा है और मान गए आपकी हिम्मत को कि ऐसे डरावने जंगल में आप एक लड़की की मदद करने के लिए रुक गए। अच्छा, आप जानना चाहते थे ना कि मैं भूत प्रेत और छलावे में यकीन करता हूं या नहीं? आपको एक राज की बात बताता हूं। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूं ना, ये कोई आम किताब नहीं है। इस किताब में जितने भी किस्से हैं वो सब सच्ची घटनाएं हैं। आपको इनमें से एक कहानी सुनाता हूं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, नाम था उनका चंद्रमोहन अग्रवाल। जो भी बड़े से बड़े केस पुलिस और सीआईडी से नहीं सुलझ पाते थे, पुलिस की ओर से अंदर ही अंदर चंद्रबाबू को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। चंद्रबाबू में न जाने ऐसी क्या बात थी कि हर गुत्थी उनके सामने आकर जैसे खुद ब खुद खुल जाती थी। चंद्रबाबू जितने काम के बंदे थे उतने ही रहस्यमयी भी थे। उनका दुनिया समाज में किसी के साथ उठना बैठना नहीं था। हमेशा मुर्दों की तरह सफेद कपड़े पहनते, चेहरा ऐसा लगता जैसे कोई भाव न हो। न खाने पीने के शौकीन थे, न बोलने चालने के। रुपयों का भी उन्हें कोई लालच नहीं था। फिर भी असंभव से असंभव केस वो चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेते थे। एक बार एक सब इंस्पेक्टर जो नया नया महकमे में भर्ती हुआ था, उसे चंदर बाबू के बारे में पता चला। जो गुत्थी हमारा पूरा डिपार्टमेंट नहीं हल कर पाता है, आखिर एक रात में ये चंदर बाबू ऐसा क्या करते हैं कि केस के सारे पत्ते इनके सामने खुल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर इस चंदर बाबू की पहेली को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले उनका पता निकाला। चंदर बाबू जहाँ रहते थे वो एक पुरानी हवेली थी। हर तरफ झाड़ियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वहां रहता है। दिन ढल गया था। सब इंस्पेक्टर चंदर बाबू के कमरे के पास की खिड़की के पास छिपा हुआ था। आज वो इस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। क्या लगता है आपको, इस बंद दरवाजे का क्या रहस्य हो सकता है? मेरी उत्सुकता तो चरम पर है। आप ही बताइए, इंस्पेक्टर को उस खिड़की से क्या दिखाई दिया? प्रेत आग से दूर रहते हैं, ये तो सुना ही होगा आपने। जी जी जी, सुना तो है। अरे, आग से याद आया, फिर तो अपनी सुरक्षा के लिए माचिस तो जरूर रखते होंगे आप। क्या मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं, मेरे पास कोई माचिस नहीं है। अरे, वो थोड़ा सिगरेट पीने की तलब उठी तो पूछ लिया। सिगरेट पीकर आगे की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और होगा। शाम की बात सुनकर अभिनव जैसे सिरे से उखड़ गया था। देखिए, आप आगे की कहानी सुनाइए या मत सुनाइए, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे सामने सिगरेट का नाम मत लीजिए। ठीक है, आप आराम से सिगरेट पी लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे यार, ऐसे कहानी अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब तो तुम्हें कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तुम तो सिगरेट के नाम से ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम ही प्रेत हो। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? चलो शांत हो जाओ और आगे सुनो। इंस्पेक्टर खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। कुछ ही पलों में उसने देखा कि चंदर बाबू के साथ कमरे में एक धुआंनुमा आकृति बैठी बातें कर रही है। धीरे धीरे वो धुआं एक विशाल भयानक शक्ल वाले जिन में बदल गया। जिन चंदर बाबू के साथ बातें कर रहा था और इंस्पेक्टर वहां खिड़की के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की नजर से तो आप एक बार बच सकते हो, लेकिन इन भूत प्रेत और जिन की नजर भेद पाना नामुमकिन होता है, और इनकी नजर से इंसान कभी नहीं बच सकता। जैसे ही जिन को लगा कि उसका भेद इंस्पेक्टर के आगे खुलने को है, उसने इंस्पेक्टर को झट से दबोच लिया।
उस रात जिन ने 2 शिकार किए, एक चंद्रबाबू का, दूसरा उस सब इंस्पेक्टर का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये कहानी सच्ची है और जिनका राज जानने वाले दोनों लोग मारे गए थे, तो इस कहानी को किताब में किसने लिखा? आप अभी भी नहीं समझे अभिनव बाबू? ये किताब उसी जिन ने लिखी है। जब भी वो नया शिकार करता है, उसकी कहानी इस किताब में लिख देता है। तो ये किताब आपके पास कैसे आई? क्योंकि मैं ही वो जिन हूँ और मेरा अगला शिकार तुम हो। इतना कहते ही शाम की शक्ल बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो एक 10 फीट का भयानक शक्ल वाला जिन बन चुका था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कर पाता, जिन ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका शिकार कर लिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।